ये है इंडिया का वो नक्शा जिसे 145 करोड़ भारतीय जानते हैं। लेकिन ये है इंडिया का वो नक्शा जिसे पाने की जद्दोजहद आज से नहीं बल्कि 90s से जारी है। अब कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन इसको पाने की भारत की कोशिश कभी खत्म नहीं हुई। आज भी भारत इसे लेकर अपना वही स्टैंड रखता है जो कभी 90s में रखता था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि जिस मोदी सरकार के सर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीएम बनने का ताज सजता है और जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर बनते हैं, आखिर वो अपने 10 साल के कार्यकाल में फिर क्यों भारत की तय की गई बाउंड्री को नहीं बढ़ा पाए? क्या दिखाया जा रहा है ये मैप असल में सच्चा है? और अगर हाँ, तो भारत अभी तक इस समुद्री रीजन को पाने में क्यों असफल रहा है? इंडियन ओशियन में इसकी पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, भारत की जब भी बात होती है तो जमीनी हिस्से की टेरिटोरियल बाउंड्रीज तो एकदम क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जिस हिस्से को हमेशा छोड़ दिया जाता है वो है समंदर। आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि भारत के करीब पड़ने वाला सारे इंडियन ओशन पर असल में भारत का ही अधिकार है, लेकिन सच्चाई से परे जिस तरह से जमीन बटी हुई है उसी तरह से समंदर में भी हर देश का एरिया बंटा होता है। अक्सर ये जमीन हिस्से से 200 नॉटी माइल्स होता है और इसी इलाके को किसी भी देश की मेन कोस्टलाइन के तौर पर रखा जाता है। इस एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहकर बुलाया जाता है। अब भारत के लिए ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये हाईलाइटेड एरिया, और अंडमान निकोबार के करीब भी हमारा ऐसा ही इकोनॉमिक जोन है। कुल मिलाकर ऑफिशियली भारत अपने इस मार्क्ड एरिया में कितना भी डेवलपमेंट करा सकता है। यहाँ पाए जाने वाले हर एक्वेटिक लाइफ, मिनरल और डिस्कवरी पर भारत का ही अधिकार है। मतलब यहाँ चाहे तो भारत एक्सप्लोरेशन के लिए ड्रिलिंग तक करा सकता है और इसके लिए हमें कुछ नहीं बोला जाएगा। कल को अगर हमारे इलाके में किसी तरह की नेचुरल गैस मिलती है तो उसको निकालने, बेचने का अधिकार केवल भारत के पास होगा। इंटरनेशनल लेवल पर कोई दूसरा देश प्रेशर नहीं बना सकता कि भारत उस रिसोर्स को दे दे या इसे किसी दूसरे देश के साथ शेयर कर ले। इसी तरह अगर हम अपने इकोनॉमिक जोन में हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑफशोर विंड टर्बाइन लगाते हैं या फिर यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पैनल भी लगाते हैं, तो इससे मिलने वाली सारी एनर्जी केवल भारत के हिस्से ही आएगी। अब आते हैं भारत के बदलते नक्शे पर। तो भारत के पास जो अभी इकोनॉमिक जोन है, भारत उसके बजाय अपने इस इकोनॉमिक जोन को मानता है जहां उसकी टेरिटरी एक्सटेंडेड है। इसे लेकर भारत का प्लान भी रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विस्तार किया जाए। लीगली इसे हम अपना हिस्सा बना पाए ताकि इस पर किसी भी डिफेंस, मिलिट्री और इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए भारत के पास सारे राइट्स हो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये राइट मिलते कैसे हैं और आखिर वो कौन देश है जो किसी दूसरे को ये अधिकार देता है, तो बता दें कि इसकी अर्जी यूनाइटेड नेशन में लगती है, जहां से अप्रूवल लेकर समुद्र में कोई भी देश अपने इकोनॉमिक जोन को बढ़ा सकता है। लेकिन ये करना इतना भी आसान नहीं है और न ही आसानी से किसी भी देश को यूएन नेशनल बाउंड्री बढ़ाने की इजाजत देता है। यहाँ तो कि कई देश ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज है ही नहीं, यानी इन देशों के पास कोई इकोनॉमिक जोन होता ही नहीं है। इसमें सबसे पहला नाम है ताजिकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और मंगोलिया जैसे देशों का। दरअसल लैंड लॉक्ड होने की वजह से इन देशों के पास समुद्र का कोई एक्सेस है नहीं और ऐसे में समुद्र के किसी हिस्से पर अधिकार से इन्हें वंचित ही रखा जाता है। कुल मिलाकर मैरीटाइम बाउंड्रीज केवल उसी देश को मिल पाती हैं जिसके पास समुद्र की करीबी होती है, और ऐसे ही देश अपनी बाउंड्री बढ़ाने के लिए अपील भी करते हैं। अब सवाल ये आता है कि भारत अपनी इस बाउंड्री को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है और आखिर क्या आज तक किसी देश की ये बाउंड्री बढ़ाई भी गई है या नहीं? यहाँ शुरुआत बड़े देशों से करें तो दुनिया में अकेला भारत नहीं है जो अपने इकोनॉमिक जोन को बढ़ाने की बात कर रहा है, बल्कि यूएसए का एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसी तरह से हमें रशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि कई दूसरी कंट्रीज का बड़ा इकोनॉमिक जोन देखने को मिलता है। अब जाहिर है यूएसए का इकोनॉमिक जोन पहले से इतना बड़ा नहीं रहा होगा, लेकिन फिर इसे बढ़ाया गया और ये केवल एक अकेला देश नहीं है जिन्होंने इसे बढ़ाया है, बल्कि अभी तक 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ाया है। इस लिस्ट में एक नाम ऑस्ट्रेलिया का भी आता है। इसके अलावा जापान, रशिया, न्यूजीलैंड और चाइना कई कंट्रीज भी हैं जिन्होंने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यूएन में प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ सबमिट करके बढ़ाया है। खुद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी इसे बढ़ाने का राइट आपको देता है, और यही नहीं, कई साउथ एशियन कंट्रीज भी आज इसे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। आपको बता दें कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक जोन फ्रांस के पास है, और इसी तरह यूरोप के बाकी देश भी एक बड़ा टेरिटोरियल सी अपने पास रखते हैं। अब भारत का किस्सा भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन यहाँ हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। दरअसल भारत के केस में उसका क्लोजेस्ट कंट्री श्रीलंका है, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक जोन कहीं ना कहीं
श्रीलंका के साथ ओवरलैप करता है। ऊपर से इनके बीच में जो पानी है वो इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए इनके लिए यूएन की सी ट्रीटी में साफ लिखा गया है कि जब दो देश बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऐसे देशों में अलग तरीके से बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका की भी यही कहानी है। लेकिन अभी आते हैं मेन पार्ट पर कि आखिर भारत अपने इकोनॉमिक जोन को पाने के लिए क्या कर रहा है। इसके लिए हमारे देश ने 90s से यूएन में अर्जी लगा रखी है, लेकिन केवल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन काफी नहीं है, बल्कि हमें ये प्रूफ करने की भी जरूरत है कि इस हिस्से पर हमारा अधिकार कैसे है और क्यों ये हमें मिलना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसे प्रूफ कैसे किया जाता है और इसका भारत को फायदा क्या मिलता है। देखिए, भारत के केस में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रूफ करने के लिए सबूत जमीन से ही मिलते हैं। मैप पर जरा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ आपको जो कोस्टल लाइन दिख रही है ये इंडिया का लैंड है। यहाँ से मान लो अगर एक मछुआरा आगे जाता है तो धीरे धीरे कानून बदलना शुरू हो जाता है। अगर वो मछुआरा बेस लाइन क्रॉस करके टेरिटोरियल सी पहुंच जाता है तो बिल्कुल वो इंडिया के लॉज के अंडर आता है। ये वो इलाका है जहाँ पे कोई प्लेन नहीं उड़ सकता। इंडिया को कंप्लीट राइट है, यहाँ पे हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करके अगर मछुआरा आगे पहुँच जाता है तो वो पहुँच जाएगा कंटीजियस जोन में। इस जोन में अब देखिए इंडिया एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग तो कर सकता है, मगर जो आसमान के अधिकार हैं वो भारत के पास नहीं होते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर कोई कमर्शियल फ्लाइट या कोई और एयरप्लेन है वो यहाँ पे उड़ नहीं सकता। इंडिया ये नहीं कह सकता कि हमारे एयर स्पेस वायलेट किए जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई मछुआरा या इंडियन सिटीजन एक बार कंटेजियस जोन के पार करके आगे पहुंच जाता है तो फिर वो प्रॉपर्ली एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले इलाके तक पहुंच जाता है। ये एरिया 200 नॉटिकल माइल तक खींचता है। कमाल की बात है कि इन तीनों जोन के अंदर चाहे टेरिटोरियल सी हो या कंटीजियस जोन हो या फिर एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनके नीचे हमें भारत की कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलती है, जिसे काफी हद तक अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि भारत की बेस लाइन को क्रॉस करते ही हमारे नीचे केवल स्विमिंग पूल है और सब कुछ बिल्कुल प्लेन है और कोई ऊबड़ खाबड़ धरती नहीं है, बल्कि इसके ऑपोजिट ओशियन में हमें बहुत सारी ऊबड़ खाबड़ धरती मिलेगी जो कि इंडियन कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। हाँ, ये जरूर है कि कई मील पार करने के बाद भारत की ये कॉन्टिनेंट शेल्फ गायब हो जाती है। इसके आगे ओशियन और ज्यादा गहरा हो जाता है और एक्चुअल में यही वो हिस्सा होता है जो इंटरनेशनल सी बाउंड्री होना चाहिए। भारत आज के समय में भी यही प्रूफ करने में लगा है। कई बार भारत इंटरनेशनल लेवल पर ये भी बोल चुका है कि हमारा एक्सटेंडेड शेल्फ जो है वो केवल 200 नॉटिकल मील तक नहीं है, बल्कि ये इससे भी ज्यादा है। कुल मिलाकर अगर कल को यूनाइटेड नेशंस के सामने ये एक्चुअली अगर प्रूफ हो जाता है तो भारत का नया नक्शा ये होगा। इसमें हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील से 350 नॉटिकल मील तक पहुंच जाएगा, खासकर जिसमें हमें समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए एक बड़ी बाउंड्री मिलेगी। मगर इसे पाना इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसे एक ही दिन में नहीं लड़ा जा सकता। भारतीय सरकार, एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स चाहे इसे कितनी ही जल्दी क्यों ना पाने की कोशिश करें, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसके तहत 1999 से लेकर अभी 2024 तक भारत पहले ही कई प्रूफ दे चुका है। अब तक टोटल 6000 पेजेस ऑफ रिसर्च यहाँ हमारे एक्सपर्ट सबमिट कर चुके हैं। शायद आप ये ना जानते हो, लेकिन स्पेसिफिकली इसके लिए हमारे कई साइंटिस्ट दशकों से मेहनत कर रहे हैं। ऊपर से स्पेसिफिकली हमने कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इस बाउंड्री को पाने के लिए खर्च किए। प्रूफ के तौर पर यहाँ पर ये वीडियो, एविडेंस फुटेज से लेकर सॉइल सैंपल और कई चीजें जमा भी हो चुकी है। लेकिन यूएन की स्पेसिफिक बॉडी ये अभी भी डिसाइड कर रही है कि किस कंट्री का कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वो लोग तो अभी तक इवैल्यूएट ही कर रहे हैं कि इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ा भी सकते हैं या फिर नहीं। अब भारत की सिचुएशन में इतना टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों के इकोनॉमिक जोन को देखते हुए भी ये फैसले लेने। जाहिर है अगर हम अपना समुद्री हिस्सा बढ़ाएंगे तो इसमें पड़ोसी देशों की बाउंड्रीज का भी ख्याल रखना होगा। ऊपर से जो एरिया वो लोग क्लेम करते हैं उनका इकोनॉमिक जोन भी इससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब के चलते ऐसे फैसलों को लेने में समय लगता है। जाहिर है अगर कभी भी जब किसी देश की कोई भी बाउंड्री बदलती है तो पड़ोसी के कान जरूर खड़े हो जाते हैं, खास तौर पर तब जब पड़ोसी देश आपके काफी करीब हो। इसमें पहला नाम है बांग्लादेश और म्यांमार का, जिनके साथ हमारा एक स्मॉल पोर्शन बे ऑफ बंगाल पर ओवरलैप करता है। ऐसे में जाहिर है भारत का क्लेम म्यांमार के क्लेम से अलग होता है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्लेम भी एक दूसरे से अलग हैं। उधर सी टेरिटरीज को लेकर ओमान के भी कुछ क्लेम्स हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि थोड़े बहुत इश्यूज तो हमेशा रहेंगे और इन प्रॉब्लम्स को ही ध्यान में रखते हुए यूएन को ये फैसला सुनाना होगा।
ताकि बाद में दूसरे देश इसे लेकर उंगली ना उठा सकें या लॉन्गर रन में इससे कोई बड़ी समस्या ना आ जाए और बाकी देशों के साथ भी भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब ना हो। वैसे आपको बता दें कि हमारे देश के लिए केवल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलना काफी नहीं है। हमें चाहिए कि भारत में एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर हो जो खुद डीप सी माइनिंग करने के लिए तैयार हो। ये सारा काम अगर हम भारत सरकार तक छोड़ देंगे तो पता नहीं कब भारत सरकार के पास इतना बजट आएगा कि वो यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर तरीके से यहाँ ढूंढा जाए कि क्या यहाँ पर क्या नेचुरल गैस है, ऑयल है और क्या क्या हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ज्यादातर जब इंडिया का बजट बनता है तो मेन प्राथमिकता तो ये रहती है कि हम लोगों को रिलीफ दें, डिफेंस के लिए बजट अलॉट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट बनाएं। लेकिन इन सब से परे जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने की बात आती है तो बहुत कम पैसा बचता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। ऐसे में जाहिर है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स तो प्राइवेटली ही किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कितना जल्दी भारत अपने इकोनॉमिक जोन को बढ़ाने के लिए काम कर सकता है और मौजूदा सरकार डिप्लोमेटिकली क्या कर सकती है जो हमारा जोन बढ़ सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।